हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 20 तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा डे 21 है। आज हम अपने इस डे 21 में टॉपिक नंबर 401 से लेके 420 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 21 है। अपने इस डे 21 में आज हम टॉपिक नंबर 401 से लेके 420 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम अपने इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इंडिया में जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी एक्ट हैं, उन सबको कंप्लीट करेंगे। अर्थात ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इंडिया के जितने भी बेसिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट होंगे या उनसे रिलेटेड जो एनवायरनमेंट की बॉडियां होंगी वो आप समझ जाएंगे। हालांकि ये करंट का पोर्शन होता है, बट ट्रेडिशनल के रूप में हम आपको यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, और करंट में तो ऑलरेडी आप हमारे साथ पढ़ते ही हैं। तो आपको दोनों तरफ से पढ़ने में मज़ा आएगा और याद हो जाएगा और टॉपिक की समझ आपको बन जाएगी। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की, जिसमें न केवल हम आपको जीएस के 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराते हैं, बल्कि सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताते हैं। इतनी सब प्रोसेस के बाद हम आपको नित्य 80 से 100 एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन सभी चीज़ों का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इन वीडियो से संबंधित जितनी भी पीडीएफ हैं और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं, उन सब की पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगेगी, और इसके संदर्भ में और डिटेल जानकारी आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को देखकर भी ले सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में जितने भी पार्ट थे, उसमें एनवायरनमेंट के काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडिया में जो इससे रिलेटेड एक्ट हैं और इंडिया ने इससे रिलेटेड जो अधिवेशन को प्रमोट किया है, उन सबको पढ़ने की बारी है। क्लियर? तो 1894 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू किया था, यानी कि आप कह सकते हो कि वन नीति को लागू किया था। और आज़ादी के बाद 1952 से 1988 में इसे कई बार अमेंड किया गया। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो रोल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन, सलाहकारी, वैधानिक, दंड एवं जुर्माना तथा अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना आदि हेतु वन्य जीव रक्षा संबंधित समग्र दृष्टिकोण से परिपूर्ण प्रणाली का विकास किया गया। सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, उसने न केवल हमारे देश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना को लेकर, न केवल नेशनल पार्क की स्थापना को लेकर, न केवल उनसे संबंधित रेगुलेशन को लेकर बात करता है, बल्कि उन पर जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसमें दंड व जुर्माने का भी प्रावधान करता है। इतनी बातें आपको बस समझनी है। ऑलरेडी हमने आपको एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्या रोल है, वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आप उस चीज़ को वहाँ पे ही देखिए। क्लियर? हालांकि यूपीएससी आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको हमने बता दिया फिर भी आपको। ठीक है, फिर बात आती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा स्वच्छ हवा, जल एवं अन्य कार्य के हेतु विभिन्न तरह के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए समग्रता वाला साधन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को संबंधित अधिकार प्रदान करने में सक्षम है। क्लियर? आपसे यूपीएससी ने सिंपल सा एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्वच्छ जल से संबंधित जो एक्ट है वो किस अंतर्गत आता है, क्या वायु प्रदूषण के आता है या पर्यावरण संरक्षण के आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है पेशा अधिनियम की। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति कैंपा एक्ट और पेशा अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 संदर्भित समूह के
आजीविका, निवास एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाने हेतु प्रभावशाली उपाय है जो कि ग्राम सभा एवं समुदाय विचार को प्राथमिकता देता है। आपसे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत यानी कि पीईएसए के अंतर्गत किसको राइट प्राप्त है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित रूल्स को बना सके, तो ग्राम सभा को वहाँ की। ठीक है, सिंपल सा यही क्वेश्चन आया और 2 बार आया है। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में इंडिया के एक्ट और अधिवेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इंटरनेशनल जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो कन्वेंशन हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में तो थोड़ा थोड़ा जानना है। यूपीएससी आपसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बट इनसे रिलेटेड रिपोर्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, देखो रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट में, समझना, रिपोर्ट को करंट में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे केवल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक फीचर बताऊंगा, बाकी डिटेल से ऑर्गेनाइजेशन भी हम आपको करंट में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि भारत सरकार की पीआईबी में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स आता है और उसी से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नैरोबी में है यानी कि केन्या में। ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इसी के द्वारा दिए जाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इसी के द्वारा मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो संकल्पना है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या WWF का है? तो नहीं भाई साहब, ये UNEP का प्रोग्राम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि IPCC जो हमने पढ़ा था उसका गठन WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन व UNEP ने मिलकर किया था। आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे मास्टर आप इतनी इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो एनवायरनमेंट में? तो बात यह है ना कि एनवायरनमेंट इंग्लिश में ही आपको मिलती है, बट हमें उसे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाना पड़ता है। और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट में अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा सहज रहेंगे अपेक्षाकृत हिंदी के, समझ गए? तो इंग्लिश पे कोशिश क्या करिए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसे आप याद करो विश्व मौसम संगठन तो टफ लगता है, ठीक है। संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। आप ऐसे याद किया करो इंग्लिश में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब बात आती है IUCN। IUCN के रिलेटेड में डिटेल में IUCN की जो लिस्ट है उसको हमने एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में कवर करा दिया है। उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा, बट यहाँ पे बेसिक फीचर देख लेते हैं। इसे 1948 में अक्टूबर में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर ग्लांड में है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं। ये जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य फील्ड पर वर्क करती। कई बार यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है कि IUCN का कार्य है केवल जैव विविधता को संरक्षित करना, तो नहीं भाई साहब, इसके अलावा भी वो कई सारे वर्क करती है, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे संपोषणी ऊर्जा को लेकर हो, आजीविका को लेकर हो या ग्रीन इकोनॉमी को लेकर हो। क्लियर? अच्छा अब आप एक बात बताइए कि ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस में आया था? हालांकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट फिर भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, क्या रियो +10 में आया था? क्या रियो +20 में आया था? क्या रियो में आया था? बताइए, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो आप बता सकते हैं कि साहब रियो +20 में आया था। क्लियर? आपको पता ही अच्छे से 2012 में आया था। IUCN जो है वो UN का पार्ट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन दे देता है कि IUCN जो संस्था है वो UN का पार्ट है, तो UN का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम आपको जब क्विक रिवीजन कराएंगे 15 मई के बाद से, तो उसमें क्या होगा कि UN से संबद्ध कौन कौन सी बॉडी हैं, लगभग 10-15 वो अलग आएंगी। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जो NGO है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो अलग आएंगे। जो UN से संबंध नहीं है ना ही NGO है, उनकी बॉडी अलग आएगी। तो आप चिंतित मत हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है? WWF, ये एक NGO है। यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये गवर्नमेंट एंटिटी है? तो नहीं, ये एक NGO है। 1961 में गठन किया गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO है। स्लोगन है फॉर अ लिविंग प्लेनेट। क्लियर? आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। साइट्स क्या है? यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पता होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है या समझौता है। वॉशिंगटन कन्वेंशन नाम से इसे जाना जाता है। 3 इसमें लिस्ट जारी की जाती हैं, आप पढ़ते हो ना, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, वही है।
CMS क्या है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आप ये मान कर चलिए कि इस वर्ष या 2022 में आपसे इस पे क्वेश्चन हर हाल में आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या, कि पहले कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। दूसरा, इसे बॉन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे घुमा देगा कि बॉन सम्मेलन का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे CMS से। 1979 में स्टैब्लिश किया गया, आपसे ये तो नहीं पूछेगा। करता क्या है, तो इसका पूरा ही नाम है कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब प्रवासी जो प्रजातियां हैं जीवों की, उनसे संबद्ध है। क्लियर, तो अब आप इसको बता सकते हैं सिंपल सा कि ये सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों, उनके आवासों और मार्गों से संरक्षण संबंधित अपनी तरह का फर्स्ट और एकमात्र वैश्विक समझौता है। प्रवासी पक्षी मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि साइबेरियन सारस इंडिया में आते हैं, पुलिकट लेक में काफ़ी सारे आते हैं, प्रयाग में आते हैं। तो ये जो विदेशी पक्षी होते हैं ना, आप हमेशा देखोगे सर्दियों में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, या कई प्रकार के मूर्ख लोगों के घर में आप देखोगे कि वो विदेशी प्रजाति के पक्षियों को पिंजड़े में कैद करके रखते हैं। मैंने मूर्ख क्यों बोला, आपको लग रहा होगा कि सर आप आज ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि जो पक्षी हैं इनको आपको कैद नहीं करके रखना चाहिए। सिंपल सी बात बताओ, आप लॉकडाउन में जब घर पे कैद रहते हो तो आपको मन नहीं लगता, और फिर आप पक्षियों को कैद करके क्यों रखते हो। और इस जगह पे मुझे एक इंसान बड़ा अच्छा लगा, जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर थी कौन, मेनका गांधी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने हर एक शहर से जो भी पक्षियों को कैद करके रखता था ना, उसको सजा देती थी। मतलब उनका NGO है खुद का एक, तो बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर ली दूसरी, तो वही होता है ना, फिर पार्टी का भी प्रभाव पड़ जाता है लोगों पे। तो उनका ये काम काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप भी जब कलेक्टर बनिएगा तो अपने ज़िले में कोशिश करिएगा कि पक्षियों को लोग कैद ना करके रख पाएँ और उनको स्वतंत्र आसमान, देखो जो जहाँ का है स्वतंत्र है उसको स्वतंत्र ही रहने दो ना, उसको कैद करके क्या करोगे, ज़िंदगी उसकी खाम खराब करोगे। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उनको मूर्ख कहता हूँ। और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों को जहाँ कहीं भी पक्षी मिल जाते हैं ना, किसी के भी घर में, और हम अगर गए हैं वहाँ पे चाय पीने भी, तो हम पिंजड़े को खोल देते हैं और पक्षी को उड़ा देते हैं, और पिंजड़े को ऐसा तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं कि पता भी नहीं चल पाता, बाद में भले लड़ाई हो जाए। समझ गए, तो यही चीज़ आप भी क्या करिए, कहीं पर अगर कोई तोते को पकड़ कर रखा है, किसी पक्षी को पकड़ कर रखा है, उसको खुला छोड़ दो। अरे भाई, अगर तोता आपका है, आप खिलाते हो तो आपके यहाँ आएगा ना, नहीं खिलाओगे नहीं आएगा, तो ऐसे रखो। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे क्या है। WWF CMS की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, WWF का मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर, यह समझौता किसी एक राज्य पर दायित्व डालने की बजाय सम्मिलित प्रयासों की वकालत करता है। राज्यों पर डिपेंड करता है कि वे समझौते को कानूनी रूप से आबद्धकारी बनाएं या नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर बात आता है कॉट। कॉट क्या होता है, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ट्रैफिकिंग नाम से ही समझ जाते हो ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, तो वैसे ही जानवरों को इधर से उधर बेचना। आप देखे होंगे कई बार कि कई सारे एयरपोर्ट पे लोग पकड़े जाते हैं, वो क्या करते हैं, जीवों को लेकर आते हैं दूसरी जगह की स्पीसीज को, अपने यहाँ हमारे यहाँ की स्पीसीज को दूसरी जगह। क्यों, क्योंकि इनसे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती हैं इन जीवों को मारकर। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स में कई बार बताया है कि पेंगोलिन की जो ऊपर की खोल होती है, या आप इसको जब पढ़ते हो ना वन हैंड राइनो को, तो वन हैंड राइनो की जो ऊपर की हॉर्न होती है ना, उसको काट कर उससे क्या बनाया जाता है, ये जितनी उत्तेजक वर्धक दवाएं हैं ये सब बनती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब का शिकार किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जानवरों की हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ बनाया ही जाता है। इसी खुराफात में कोरोना वायरस भी आ गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी मेंढक को खाया, कभी चमगादड़ को खाया, कभी किसी को खाया। क्लियर, तो वही सब फालतू की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक कॉट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना। 2005 में इसका गठन किया गया था। पर्पस था सामान्य विचारधारा और उद्देश्यों वाले सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित था। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सहभागियों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए काम करता है, नहीं पूछेगा। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्टो। इट्टो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1986 में UN के तहत गठित किया गया।
ये उष्णकटिबंधीय वन संसाधनों के संरक्षण, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उष्णकटिबंध। अब आप बताइए मोटे तौर पर उष्णकटिबंध कहाँ होता है, ऐसे हम अपनी अर्थ पढ़ते हैं ना, हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा ये हमारी है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, ठीक। यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वन होते हैं, क्यों, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो जब सबसे ज़्यादा वन होंगे, सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, सबसे अलग अलग वैरायटी के वन प्राप्त होंगे, तो लोग क्या करेंगे, इस जंगल को उजाड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आप अभी पढ़े थे ना कि अमेज़न के जंगल में आग लग गई थी, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसीलिए ताकि जंगलों को साफ किया जा सके, उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा सके इमारतों के काम में, क्लियर। तो इसलिए होता है, इसी चीज़ को रोकने के लिए इट्टो का गठन किया गया, ठीक है। ये अपनी तरह का एक अनोखा संगठन है, क्योंकि एक ओर तो ये व्यापार और उद्योग से रिलेटेड है, तो दूसरी ओर पर्यावरणीय चिंताएं भी इसकी परिधि में शामिल है। आप लोगों को पता होगा एक चीज़ कि जब मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, हमेशा एक संत महात्मा का वीडियो आता है, स्वामी ज्ञानस्थल महाराज का, तो वास्तव में उन्होंने जो प्रोग्राम किया था ना, वो इट्टो में ही किया था, और मैं इट्टो का ही इसीलिए आपको भेजता हूँ। आपको याद आया होगा, शायद आप उसमें देख नहीं पाते क्योंकि बैकग्राउंड में उसमें देता ही नहीं हूँ आपको, तो वो इट्टो का ही होता है। इट्टो अपना ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उसी से रिलेटेड है। इट्टो साइट्स और जैव विविधता अभिसमय के साथ संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित करती है, क्लियर। अब साइट्स आपको देखो, साइट्स ऐसे लिखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट अभी आपने साइट्स पढ़ा था ना, तो आपको साइट समझ में आ जाएगा। जैव विविधता अभिसमय का मतलब क्या होता है, CVD, ठीक है, ऐसे आप समझ गए, संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करता है, क्लियर। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। आपसे नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए कि गैर लाभकारी NGO है, हेडक्वार्टर कोलंबो में। कोलंबो कहाँ का है बताइए, श्रीलंका का। क्या श्रीलंका की राजधानी है, नहीं, पहले ये श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, क्लियर। अब बताइए इस समय श्रीलंका की राजधानी कौन हुआ करती है, याद करिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। आपको शायद नहीं पता होगा, याद करिएगा, ठीक। हम आपको लास्ट में बता देंगे वीडियो में। चलिए, विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने हेतु इसको गठन किया गया था, क्लियर। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा ये 2000 में इसका गठन किया गया। UN की इकोसॉक की एक सहायक निकाय है। इकोसॉक का काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को ये डील करती है। इसका पर्पस क्या है, सभी तरह के वनों को संरक्षण, देखो पर्पस सेम ही होता है। UN के सभी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब नाम से UN है तो UN के मेंबर तो इसमें होंगे ही, ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक पे आ चुका है, साइट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए साइट्स पे इस बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ये गैर सरकारी नेटवर्क है, यानी कि NGO है। IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पे उसने घुमा दिया था, WWF की जगह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाल दिया था, क्लियर। हेडक्वार्टर UK में है। वन्य जीव और पौधों के व्यापार पर ये निगरानी रखता है, क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद होगी। ट्रैफिक का क्या लक्ष्य है, 2020 लक्ष्य है जो जैव विविधता एवं वन्य जीवों के अवैध और गैर संपोषणीय व्यापार से पड़ने वाले दबाव को कम कर वन्य जीव संरक्षण से मिलने वाले सतत लाभों में वृद्धि करता है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे ट्रैफिक पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है। ये एक NGO है, 1922 में बना था। भारत में इसी की एक सहयोगी संस्था है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम इसको भी आपको पढ़ाएंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को, जब इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO, देखो ये WNO है, WMO नहीं है। MO में क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। 2014 में स्थापना हुई थी, ये NGO है। देखो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन NGO है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, UN का पार्ट है। ऊर्जा दक्षता व सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका पर्पस है, ठीक। फिर आता है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, बट आपको 6 फील्ड याद रखनी है। कभी भी आप इंटरव्यू में कहीं पर यूज कर सकते हैं कि जलवायु से रिलेटेड, मतलब रिसोर्सेज कौन कौन सी बात आती हैं, जलवायु है, एनर्जी है, भोजन है, वन है, जल है, संपोषणी शहर हैं, ठीक है, ये सब हमारे सोर्सेस हैं।
फिर आता है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, आपसे नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, क्लियर। फिर आता है रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टिंग एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD। हमने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या एक मराकस एकॉर्ड में इसे बताया था। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी कि ये रियो अर्थ समिट के दौरान वन प्रबंधन के समय में आया था, क्लियर। तो आप उसी चीज़ को देख सकते हैं। UNFCCC के द्वारा 2005 में बाली एक्शन प्लान में इसे जगह मिली थी, वही आगे चलकर फिर कोपेनहेगन में बनता है, ठीक। वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टिसिपेटरी फैसिलिटीज़, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ता है। FCPF सरकारों व्यवसायों, नाम से समझ में आ रहा है कि कार्बन भागीदारी के लिए सुविधा दी जाती होगी, ठीक। नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो देशों के REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है, क्लियर। विश्व बैंक के साथ साथ अन्य बैंकों का भी इसे सहयोग मिलता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये क्या होता है, देखिए इस प्रोग्राम में क्या होता है कि विश्व बैंक के द्वारा संचालित हैं, विकासशील देशों के लिए बनाया गया है, ठीक है। प्रमुख इसमें क्षेत्र हैं कौन कौन, सतत वन प्रबंधन, ठीक है, देशी जन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, वन निगरानी, क्षमता निर्माण, संस्थागत और गवर्नेंस सुधार, कृषि और खाद्य सुरक्षा, वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण, कृषि वानिकी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आपको नाम से पता चल रहा, अच्छा फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। आप इस लाइन को यूज कर सकते हो कहाँ पे, जब इन्वायरमेंट से संबंधित आप कोई सुझाव दोगे तो आप बता सकते हो कि सरकार को फॉरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, उसके कंजर्वेशन, उसके प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चर वानिकी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। देखो ये चीज़ें ऐसे ही यूज की जाती हैं। होता क्या ना कि कहीं पे एक जगह सब कुछ लिखा नहीं होता, बट अगर आपके अंदर ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स आ जाए ना कि कहीं पे भी कोई छोटी सी बात दी है और उसको आप अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से उपयोग करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो आपका उत्तर न केवल मौलिक लगेगा बल्कि काफ़ी अंकदायी भी हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है वेटलैंड इंटरनेशनल, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, NGO है, हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, रामसर से संबंधित संगठनों में से एक इंटरनेशनल संगठन है। रामसर शहर कहाँ का है बताइए, ईरान का, ठीक है। चलिए फिर आता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस काफ़ी विवादित है, मतलब विवादित क्या है, ये हमेशा सरकार की आलोचना ही करता है। मैंने आप में से शायद कुछ बच्चों को याद होना चाहिए, मैंने आंसर राइटिंग की सीरीज में बता रहा था NGO को लेकर, तो वहाँ पे मैंने ग्रीन पीस के बारे में बताया था, डेवलपमेंट के इशूज़ को लेकर, ठीक है। फिर कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम फिर बताएंगे, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं, याद है, लेकिन फिर वही है ना कि ये क्लासेस हमारी काफ़ी सीरियस क्लासेस हैं, तो इसमें टाइम को हम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम कभी आंसर राइटिंग वगैरह में कहीं पे बताएंगे, क्लियर। ग्रीन पीस क्या है, NGO है, 1971 में बना, इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है जो कि नीदरलैंड का शहर है। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ग्रीन पीस सरकारों, कॉरपोरेट घरानों से कोई राशि एक्सेप्ट नहीं करती, किंतु व्यक्तिगत सहयोग राशि और संस्थागत अनुदान स्वीकार करती। देखो ये नाम मात्र के लिए दिखावा है, जबकि वास्तव में ग्रीन पीस को अलग अलग विश्व की सरकारों के द्वारा फंड मिलता है, और वो फंड इसीलिए मिलता है। जैसे मैं आपको छोटी सी घटना बताऊँ, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऐसे ही, तो उस आर्टिकल में क्या लिखा था जानते हो, उस आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया जो 5G का ट्रायल अपने यहाँ कर रहा है ना, इसके कारण कोरोना वायरस में केसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि इस 5G के जो ट्रायल है, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, और इसी के कारण इंडिया का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये सब क्यों कहा जा रहा है जानते हो, ग्रीन पीस को पैसा मिला होगा। ग्रीन पीस ने अपने NGO के कर्मचारियों को कहा कि आप इस चीज़ की अफवाह उड़ाओ, ठीक। अब इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, सरकार 5G के ट्रायल को रोक देगी, और जब सरकार 5G के ट्रायल को इंडिया में रोक देगी तो विश्व की अदर किसी सरकार से स्पेक्ट्रम परचेज करेगी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, तो या तो वो हुआई होगी चाइना की कंपनी, और या तो कोई अमेरिका की कंपनी होगी। अब बात क्या है कि इन्हीं दो की क्यों होगी, क्योंकि यही दो इस समय 5G ट्रायल में नंबर 1 पे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि या तो हुआई पैसा देती है ग्रीन पीस को, और या तो अमेरिका की कंपनी पैसा देती है। तो क्यों देती है, क्योंकि इनको पता है कि तुम अगर बदनाम करोगे इंडिया को, तो इंडिया या तो हमसे परचेज करेगा या तो इनसे परचेज करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा गैस कर रहा हूँ ऐसे ही बैठे बैठे,
कितना सही है कितना गलत है वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि प्रीवियस जितनी भी घटनाएं हैं उनको देखकर जब मैं एनालिसिस करता हूं भारत में जो जो घटनाएं घटी हैं तो उनसे यही लगता है कि ये जो कोरोना वायरस की जो वेव्स अब हमारे यहाँ आई और इतनी ज़्यादा हाई हो गई, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉरेन कंट्री की एक तरीके से आप कह सकते हो कोई चालबाजी हो सकती है या उनके द्वारा स्प्रेड कराने की कोई कोशिश हो सकती है। इसके कई रीजन हैं। एक तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड में वैक्सीन सब जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो अब उन इक्विपमेंट्स और उन वैक्सीन को बेचा कहाँ जाए, तो इंडिया में बेचा जा सकता है। दूसरी चीज़, इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, अपनी खुद की पॉलिसीज़ बना रहा था, खुद का ट्रेड डेवलप कर रहा था, वर्ल्ड से उतना कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वर्ल्ड के अन्य देशों को दिक्कत होने लगी। एक ये भी रीजन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, बट आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे ना, तो आप अगर ऐसी बातें बताते हैं इंटरव्यू वाले पैनल को कि सर इस पे दो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, एक तो ये जो चल रहा है, एक तो ये जिम्मेदार है, दूसरा चीज़ हो सकता है कि कोई बाहरी हमारे यहाँ इस चीज़ को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा हो कि इंडिया का ध्यान भटका दें। अब सोचो पूरा विश्व जहाँ कोरोना से इंडिपेंडेंट हो चुका है, वहाँ इंडिया कोरोना के पीक पर जा रहा है, ठीक है, और इंडिया ने किया क्या, अब वही कर रहा है इंडिया। चाइना से भी मदद मांग रहा है, जापान से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है। अब अमेरिका से जो मदद ली, आप में से शायद किसी को पता हो या ना पता हो, तो अमेरिका से जो मदद ली तो वो मदद पहले अमेरिका नहीं दे रहा था, बट बाद में दिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस वहाँ पे डील हुई। बिजनेस डील का मतलब अमेजोन से डील हुई, टेस्ला से डील हुई, स्पेस एक्स से डील हुई। इन लोगों से जब डील हुई कि ठीक है हम आपकी कंपनी को इंडिया में कुछ लाइसेंसिंग में रियायत देंगे, तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। समझ गए? क्योंकि अमेरिका जो होता है ना प्रॉफिट पे चलता है, वहाँ कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, बट अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिकन प्रायोरिटी, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन पॉलिसी, क्लियर। और वो हमेशा प्रॉफिट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कौन सा कंट्री पुअर है, कौन सा कंट्री प्रे कर रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना बस पैसा देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ें हुई हों, मैं हो सकता बोलता हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं भारत सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, बाद में मोदी जी मेरे को उठवा लें, अमित शाह कहें कि अच्छा आप लीक कर रहे हो हमारी बातें, में भी हो सकता है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी आपसे कभी भी इस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि करंट पे हम आपको पढ़ाएंगे ही। फिर बात आती है इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसे एक्सेस इनिशिएटिव टाई तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। आपको हो सकता है क्या कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स वो दे दे, क्या इसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं भाई साहब, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर बात आती है अनवरत जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसको भारत ने साइन कर रखा है। अब दिमाग में आया होगा कि अनवरत जैविक प्रदूषक होते क्या। अनवरत का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि चलते रहते हो, यानी कि कभी रुकते ही ना हो, ठीक। तो ये क्या होते हैं देख लेते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं ये, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के कारण वे बहुत स्थिर प्रकृति के होते हैं तथा जैव संवर्धन का गुण पाया जाता है। जैव संवर्धन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा जैव बायो आगुमेंटेशन, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे 1 ग्राम प्रदूषण की मात्रा है, उसको किसी व्यक्ति ने खा लिया, ठीक है, उसने एक दूसरी चीज़ को और खा लिया, मान लीजिए इसमें 1 ग्राम था, इसमें 1 ग्राम था, ये 2 वस्तुएं इसने खा ली, तो इस व्यक्ति में कितने आ गया, 2 ग्राम प्रदूषण आ गया। अब ऐसे ही 2 व्यक्तियों ने खाया होगा 2-2 ग्राम, अब इसको किसी और तीसरे व्यक्ति ने इन दोनों को खा लिया, तो उसके अंदर कितना आ गया, 4 ग्राम प्रदूषण। यानी कि बार बार उन जीवों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे आप डीडीटी के प्रयोग को देखते हो कि डीडीटी का छिड़काव किस में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है, ठीक है। उसको खाता कौन है, मनुष्य खाता है। अब मनुष्य जब रोज खाएगा डीडीटी को थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या होगा, उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा उसका सांद्रण हो जाएगा। उस मनुष्य को बाद में जब चील कौवे खाएंगे, हालांकि ऐसी नौबत ना है कि आप में से किसी को चील कौवे खाएं, हालांकि ऐसा होता भी नहीं, आपको जला दिया जाता है। पारसियों में बस ये प्रथा अभी भी विद्यमान है कि वो लोग डेड बॉडी को ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि चील कौवे उसको खा जाएं, ठीक। तो क्या है कि
उस बॉडी को चील कौवे खाते हैं। अब उस बॉडी को जब चील कौवे खा लिए तो उनमें ज़्यादा वो आ जाता है DDE की मात्रा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिक्लोफेनिक जो दवा थी इसके कारण ही काफ़ी सारे हमारे जो बाज थे उनकी मौत हो गई थी। क्लियर, उनका रीज़न यही था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैव संवर्धन उसमें हो गया था। ठीक, ये मानव निर्मित यौगिक होते हैं, मतलब जो अनवरत जैविक प्रदूषक होते हैं मानव निर्मित होते हैं, ना कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे PCB है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अंगूर खरीदा होगा, मानते हैं कि खरीदा ही होगा अंगूर। अब देखो ये मत कहना कि मुझे अंगूर खिलाओ, ठीक है, मतलब अंगूर दिखाओ सर, अंगूर आप भेज दिया करिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ख़राब हो जाएंगे आप तक पहुँचते पहुँचते। तो मान लीजिए आप अंगूर लेने जाते हैं तो देखा होगा अंगूर में वाइट उस पर केमिकल लगा होता है। आप कितना भी धुलेंगे ना उसमें वाइटनेस नहीं जाएगी। और हद तो तब हो जाती है जब आप ब्लैक वाला अंगूर परचेज करते हैं। ब्लैक वाले अंगूर में सबसे ज़्यादा वाइट होता है, उस पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। और अगर आप उसे गर्म पानी से नहीं धुलते हैं तो और ऐसे ही खा लेते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सब पेस्टिसाइड होते हैं। फिर आता है बेसल कन्वेंशन। यूपीएससी ने आपसे बेसल स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब बेसल मानक पे। और जानते हैं आप कि बेसल मानक पे जब क्वेश्चन पूछा था तो ऑप्शन में बेसल कन्वेंशन को भी दिया था। तो इसलिए आपसे हो सकता है कि अब बेसल कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछे और बेसल मानक को आपको उसमें ऑप्शन में दे और धोखे में आप बेसल मानक को टिक करके आ जाएं। ठीक है, तो दो बातें बता दूं। बेसल जो स्टैंडर्ड हैं या बेसल जो मानक हैं वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं। क्लियर, बेसल जो कन्वेंशन है या बेसल जो सम्मेलन है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है। इतनी बातें बस आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं क्या। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। यानी कि जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आप हमेशा देखते होंगे ना कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनको जब किया जाता है, जैसे आप में से शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, दिल्ली में एक घटना हुई थी लगभग आज से 5 से 10 साल पहले कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ एक कबाड़ी वाले को मिल गया था। कबाड़ी वाले को मैं कह रहा हूँ, जो कबाड़ बिनते हैं ना, उसने सोचा ये बाँट होगा तो इसको हम यूज कर लेते हैं। उसने उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को अपने यहाँ यूज किया और अपने यहाँ रखा रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बॉडी में दाने पड़ने लगे। ध्यान देना, उसने क्या किया, आगे चलकर उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को 2 भागों में तोड़ दिया और उसको एक भाग को अपने घर में रख दिया, एक को अपने पास रखा। तो घर में उसके पूरे सदस्यों को दाने हो गए। ध्यान देना। दूसरी बात, एक दिन क्या हुआ कि धोखे में वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो था वो पानी में ऐसे ही बारिश में भीग रहा था, क्योंकि बांट वगैरह सारे भीग रहे थे तो वो भीगने लगा। तो पानी के द्वारा वो नाली वगैरह में सब जगह बहकर जाने लगा। तो दिल्ली के उस रीजन में वहाँ पर रेडियो एक्टिव का काफ़ी ज़्यादा सांद्रण बढ़ गया पानी में। लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा। तब एनवायरनमेंट की टीम पहुंची, उसने जब चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिल रही। तो देखा गया कि आखिरकार रेडियो एक्टिव पदार्थ एमिट कहाँ से हो रहा। बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला कि उस कबाड़ी वाले के पास था और वो कबाड़ी वाला मर गया था उसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के हार्मफुल विकिरण के कारण। समझ गए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये बेसल कन्वेंशन किया गया। बट ये इंटरनेशनल है, देश के अंदर नहीं है। होता है ना कि उस देश से यहाँ पे खतरनाक अपशिष्ट आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने साउथ इंडिया की सिंघम 2 या शायद सिंघम 3 मूवी देखना, हालांकि मत देखना, आप लोगों में मूवी देखने को कह दूंगा तो आप तुरंत देख डालेंगे। ठीक है, फिर भी अगर देखना कभी तो शायद सिंघम 2 या सिंघम 3 है। उसमें आपको क्या दिखाया, शायद सिंघम 2 ही है। उसमें आपको दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल वेस्ट आता है। क्लियर, और वो काफ़ी खतरनाक होता है। उसी मेडिकल वेस्ट को लेकर उस पर चर्चा थी और वो बेसल कन्वेंशन को ही वहाँ पे शो किया जाता है। क्लियर, इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो एम्बेसी है, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसी के बेस पर क्रिटिसाइज़ करती है। समझ गए। मूवी जब देखा करो तो इन चीज़ों को देखा करो, प्यार मोहब्बत से दूर हट के। हालांकि साउथ इंडिया की मूवी इन्हीं चीज़ों पे, रियल स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। जब आप एनवायरनमेंट पे लिखते हैं ना तो आप प्रदूषण केवल आंतरिक लिखते हैं, बाहरी में भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है,
ये कन्वेंशन विकसित देशों से विकासशील देशों व कम विकसित देशों के मध्य होने वाले खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। ये सम्मेलन रेडियो एक्टिव पदार्थों के स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाता है, ये ध्यान देना। अब आपको लग रहा होगा तो फिर सर आपने रेडियो एक्टिव सुनाया क्यों था? क्योंकि रेडियो एक्टिव एक अपशिष्ट पदार्थ है जो कि खतरनाक है, लेकिन इस कन्वेंशन में रेडियो एक्टिव पदार्थों को शामिल नहीं किया गया। समझ गए? मेरा मतलब था कि आपको खतरनाक पदार्थ का एग्जाम्पल देना, और रेडियो एक्टिव से क्योंकि आप परिचित रहते तो इसलिए हमने आपको दिया। यूएनईपी का सहभागी कार्यक्रम है और भारत इसका सहयोगी है, यानी कि भारत बेसल कन्वेंशन से संबंधित है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। रॉटरडैम कन्वेंशन भी इसी से संबंधित है। यूपीएससी सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि रॉटरडैम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे, तो आप कह सकते हैं कि साहब ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपने इस पार्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आपने पढ़ा, उनसे रिलेटेड आप प्रावधानों को पढ़े, इंडिया के एक्ट और अधिनियमों को पढ़ा, और इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि बताइए क्या पढ़ा आपने कि इंडिया में या बेसल कन्वेंशन क्या होती है, इंडिया इसमें किसका मेंबर है, कौन बाध्यकारी है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। WWF के बारे में आपने पढ़ा, इट्टो के बारे में आपने पढ़ा, WNO के बारे में आपने पढ़ा। क्लियर? ये सारी चीज़ें पढ़कर यानी कि आपने अपना ट्रेडिशनल कवर कर लिया। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये मेजर टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, लेकिन इससे पहले आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि सर श्रीलंका की राजधानी क्या है। क्लियर? तो आप में से पहले ये बताइए कि कितने लोगों ने श्रीलंका के प्लेयर्स को जानते हैं या श्रीलंका के क्रिकेटर्स को जानते हैं। आप में से एक प्लेयर को काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है? महिला जयवर्धने। हालांकि वो महिला नहीं है, वो जेंट्स है। ठीक है, महिला जयवर्धने। तो महिला जयवर्धने का जो लास्ट नाम है ना, जयवर्धने, उसी नाम पे रखा गया है अब श्रीलंका की नई राजधानी। तो कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी श्री राज जयवर्धनेपुरा। क्लियर? तो ये याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ना, बचपन से याद किए होते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तो वो नहीं है, श्री राजवर्धनेपुरा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि श्री राज जयवर्धनेपुरा। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, थोड़ा आपका भी मन लग जाता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए मास्क को पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करिए।